इस कहानी की शुरुआत 19वीं सदी के जर्मनी में विसबर्ग शहर से होती है। इस शांत से शहर में थॉमस नाम का एक रियल एस्टेट एजेंट अपनी पत्नी एलन के साथ रहता है। दोनों की नई नई शादी हुई थी और वे इस शहर में भी हाल ही में आए थे। थॉमस एक मेहनती व्यक्ति था। एक दिन उसका बॉस उसे ग्रूनेवाल्ड मैनर नाम की संपत्ति को बेचने का एक खास काम सौंपता है, जिसका मालिक नॉक नाम का एक शख्स था। ये घर हाल ही में काउंट और लॉक नाम के एक बूढ़े व्यक्ति ने खरीदा था, लेकिन उसे संपत्ति के कागजात और अन्य औपचारिकताओं के लिए ट्रांसिल्वेनिया जाकर काम निपटाना था। बॉस आगे कहता है, अगर तुम ये सौदा पक्का कर लेते हो तो तुम्हें 15% कमीशन मिलेगा। थॉमस के लिए यह मौका सुनहरा था। कमीशन की रकम उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी और वह इस काम को तुरंत स्वीकार कर लेता है। हालांकि उसे यह जानकर थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि काउंट और लॉक खुद मैनर देखने या औपचारिकताओं के लिए विसबर्ग क्यों नहीं आ सकता। बॉस ने उसे समझते हुए कहा, काउंट और लॉक काफी बूढ़े हैं, इसलिए तुम्हें ट्रांसिल्वेनिया जाना होगा। घर आकर थॉमस ने एलन से इस विषय पर बात की। वह थोड़ी चिंतित थी, क्योंकि नए शहर में अकेले रहने का ख्याल उसे परेशान कर रहा था। लेकिन थॉमस ने उसे भरोसा दिलाया, ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है। थॉमस अपनी यात्रा की तैयारी में व्यस्त था, लेकिन उसे अपनी पत्नी एलन की चिंता थी। इसलिए उसने अपने अमीर दोस्त फ्रेडरिक हार्डिंग से मदद मांगी। फ्रेडरिक एक भरोसेमंद व्यक्ति था जो अपनी गर्भवती पत्नी अन्ना और 2 छोटी बेटियों के साथ एक आलीशान घर में रहता था। फ्रेडरिक ने थॉमस को आश्वासन दिया, तुम बेफिक्र होकर जाओ, एलन हमारे साथ पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। इसलिए थॉमस ने एलन को फ्रेडरिक के घर छोड़ दिया। रात को जब सब सो रहे थे, एलन चुपके से उठी। उसने अपने बाल काटकर एक लॉकेट में रख दिए, जिसे थॉमस हमेशा अपने पास रखता था। दूसरी ओर नॉक, जिसने अपना महल और लॉक को बेचा था, वो रात को एक रहस्यमयी रिचुअल में व्यस्त था। वह नग्न अवस्था में किसी अजीब भाषा में मंत्र बुदबुदा रहा था और किसी अदृश्य शक्ति से बात करते हुए बोला, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। ये सब इस बात का संकेत था कि थॉमस का सफर और काउंट और लॉक के साथ उसका सौदा केवल एक व्यापारिक सौदा नहीं था। इसके पीछे कुछ ऐसा छिपा था जो उसकी कल्पना से परे था। थॉमस का सफर आगे बढ़ा और रास्ते में उसे एक बंजारों का गांव दिखाई दिया। दिन भर के सफर से थका हुआ थॉमस आराम करने के इरादे से वहां रुकने का फैसला करता है। गांव के लोग उसे घूरने लगे, मानो वह कोई अजनबी नहीं बल्कि कोई खतरा हो। थॉमस ने जब बंजारों को बताया कि वह काउंट और लॉक से मिलने के लिए ट्रांसिल्वेनिया जा रहा है, तो उनके चेहरे पर डर और गुस्से का अजीब मिश्रण दिखा। उन्होंने उसे गालियां दी और उसे वहां न जाने की चेतावनी दी। एक बूढ़ी महिला उसके पास आई और हाथ जोड़कर बोली, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, वह एक पिशाच है जो लोगों को खा जाता है। थॉमस को यह सब अजीब लगा। रात होने पर वही बूढ़ी महिला उसके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। दिन भर के थकान के बाद थॉमस जल्दी ही गहरी नींद में सो गया, लेकिन आधी रात को उसकी आंखें किसी अजीब सी आवाज से खुल गईं। उसने खिड़की से झांक कर देखा कि गांव के लोग एक रिचुअल कर रहे थे। वो एक नंगी लड़की को घोड़े पर बैठाकर उसे किसी कब्र के पास ले जा रहे थे। कब्र को खोदने पर उसमें से एक सड़ी गली लाश निकाली गई। फिर उनमें से एक ने लोहे का नुकीला खूंटा निकाला और लाश के सीने में जोर से घोंप दिया। जैसे ही खूंटा लाश के सीने में लगा, लाश के मुंह से खून की उल्टी फूट पड़ी। यह दृश्य इतना भयावह था कि थॉमस जोर से चीख उठा। अगली सुबह जब थॉमस की आंख खुली तो पूरा गांव, वहां के लोग और यहां तक कि उसका घोड़ा भी गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो वह गांव कभी अस्तित्व में ही नहीं था। लेकिन उसने अपना सफर जारी रखने का फैसला किया। हर कदम के साथ जंगल और भी अंधकारमय और सन्नाटे से भरा होता गया। अचानक घोड़ों के टापों की आवाज उसके कानों में गूंजी। एक मानव रहित बग्घी मानो किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में उसकी ओर बढ़ी और उसके सामने रुक गई। थॉमस को कोई रास्ता न दिखा तो उसने बग्घी में बैठने का फैसला किया। बग्घी ने उसे गहरी घाटियों और संकरे रास्तों से होते हुए एक विशाल महल तक पहुंचाया।
महल की ऊंची ऊंची दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां किसी डरावनी कहानी का हिस्सा लग रही थीं। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा था। महल के विशाल दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर का माहौल ठंडा और भयावह था। थॉमस की नजर काउंट ऑरलॉक पर पड़ी, जो एक लंबे, दुबले और भयावह चेहरे वाले व्यक्ति थे। उसकी त्वचा सफेद, आंखें धंसी हुई और आवाज वह किसी पिशाच से कम नहीं लग रही थी। काउंट ऑरलॉक की आवाज इतनी गहरी और भयानक थी कि थॉमस का दिल सहम गया। काउंट ने थॉमस पर दबाव डालना शुरू किया कि वह तुरंत संपत्ति के कागजात पर हस्ताक्षर करे। थॉमस ने कुछ सवाल करने की कोशिश की, खासकर गांव वालों की बातों के बारे में, लेकिन जैसे ही उसने कुछ पूछा, काउंट की आंखों में क्रोध की चमक दिखाई दी। काउंट गुस्से में दहाड़ा, चुप रहो। डिनर के दौरान थॉमस थोड़ा घबराया हुआ था और तभी उसकी उंगली गलती से चाकू से कट गई। खून की एक बूंद टेबल पर गिरी। काउंट की आंखें तुरंत चमक उठीं। थॉमस ये सब समझ पाता उससे पहले ही उसे चक्कर आने लगा और वह बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे अपनी छाती पर 2 छोटे नुकीले काटने के निशान मिले। निशान देखकर उसका दिल दहल गया। उसी रात ऑरलॉक ने उसे एक पुराना दस्तावेज लाकर दिया। दस्तावेज पर अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो थॉमस के लिए बिल्कुल अनजान थी। ऑरलॉक ने कहा, यह हमारे पूर्वजों की भाषा में है, बस इसे साइन करो और यह सौदा पूरा हो जाएगा। और ऑरलॉक ने थॉमस के लॉकेट को खींच लिया। काउंट ने गहरी और खौफनाक आवाज में कहा, यह अब मेरा है। लॉकेट को हाथ में लेकर उसने उसे ऐसे देखा मानो उसमें कोई रहस्य छिपा हो। थॉमस ने जब साइन करने से इनकार किया तो काउंट ने उसके सामने सोने के सिक्कों की एक भारी पोटली रख दी। सिक्कों की चमक और उनकी संख्या देखकर थॉमस का लालच जाग गया। उसने अपनी झिझक को दबाकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद में थॉमस को अचानक चक्कर आने लगे और वह फिर से बेहोश हो गया। होश में आने पर उसने महल से भागने की कोशिश की और एक तहखाने में जा पहुंचा। तहखाने के बीचों बीच एक ताबूत रखा हुआ था। थॉमस ने ताबूत के पास जाकर देखा तो उसमें काउंट ऑरलॉक लेटा हुआ था। थॉमस ने अपनी हिम्मत जुटाई और एक कुदाल को उठाया। जैसे ही वह ऑरलॉक को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसकी आंखें खुल गईं। अगले ही पल ऑरलॉक ने अपनी अलौकिक शक्ति से थॉमस को उठाया और फर्श पर फेंक दिया। इसके बाद ऑरलॉक ने लॉकेट को उठाया। ऐसा लग रहा था मानो वह एलन के प्रति किसी गहरे और खतरनाक मोह में बंधा हुआ हो। दूसरी ओर विसबर्ग में एलन के साथ अजीब चीजें होने लगीं। वह आधी रात में सोते हुए चलने लगी। महल में ऑरलॉक ने थॉमस को दोबारा पकड़ लिया और उसे अपनी खौफनाक दांतों से काटते हुए उसकी छाती से खून पी लिया। थॉमस का शरीर ठंडा पड़ने लगा और उसे एहसास हुआ कि ऑरलॉक इंसान नहीं है, बल्कि वह एक पिशाच है। महल से दूर एलन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे। डॉक्टरों ने उसकी जांच की, लेकिन उन्हें उसकी बीमारी का कोई ठोस कारण नहीं मिला। दूसरी ओर थॉमस महल से भागने की कोशिश में काउंट ऑरलॉक के भेड़ियों का सामना कर रहा था। आखिरकार वह जान बचाने के लिए महल से नदी में कूद गया। इस बीच शहर के एक डॉक्टर को एक अजीब पेशेंट मिला। वह पेशेंट न तो ठीक से बात कर पा रहा था और न ही किसी इंसान जैसा व्यवहार कर रहा था। वह चूहों और कबूतरों को अपने दांतों से फाड़ कर खा रहा था। दरअसल वह काउंट ऑरलॉक का सेवक नॉक था। इसी बीच एलन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। परेशान होकर डॉक्टर ने उसे एक प्रोफेसर से मिलने की सलाह दी। नदी में बहते हुए थॉमस को कुछ ननों ने बचा लिया। वे उसे पास के एक चर्च में ले गईं और उसकी देखभाल की। चर्च में उसे सिस्टर बेनेडिक्टा नाम की एक नन मिली। उसने थॉमस को बताया, काउंट ऑरलॉक कोई साधारण आदमी नहीं है। वह एक शैतान है जिसने अपनी आत्मा को अंधेरे के हवाले कर दिया है। थॉमस को एहसास हुआ कि काउंट का असली इरादा न केवल उसे, बल्कि उसकी पत्नी एलन को भी निशाना बनाना है। ये सब सुनकर थॉमस अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी ओर ऑरलॉक भी एक ताबूत में बंद होकर एक समुद्री जहाज से विसबर्ग की तरफ आने लगता है। फ्रेडरिक और डॉक्टर एलन की बिगड़ती हालत से परेशान होकर एक प्रोफेसर से मदद मांगते हैं। प्रोफेसर एक विशेषज्ञ था जिसने शैतानी और रहस्यमय बीमारियों पर गहरी जानकारी हासिल की थी।
जब फ्रेडरिक ने उसे एलन की स्थिति के बारे में बताया तो प्रोफेसर ने तुरंत उनकी मदद करने का वादा किया। उधर समुद्र में काउंट और लॉक का जहाज एक अलग ही आपदा का सामना कर रहा था। जहाज पर प्लेग जैसी बीमारी फैल गई थी। एक एक करके सभी कर्मचारी मरने लगे। जब प्रोफेसर एलन के पास पहुंचा तो उसने पहली बार उसकी आंखों में एक अजीब चमक देखी। वह उससे बात करने लगी और एलन ने एक रहस्य उजागर किया जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। उसने कहा, बचपन में मैं बहुत अकेली थी, कोई मेरा दोस्त नहीं था, कोई मुझसे बात नहीं करता था। तब मैंने एक आत्मा को अपने पास बुलाया। वह आत्मा मेरी अकेलापन दूर करती थी, मुझसे बातें करती थी और मुझे खुश रखती थी। प्रोफेसर ने थोड़ा चौंक कर पूछा, फिर क्या हुआ? एलन ने आगे बताया, उस आत्मा को मुझसे प्यार हो गया था। वह हमेशा मेरे साथ रहती थी, लेकिन जब मैंने थॉमस से शादी कर ली तो मैंने उसे बुलाना बंद कर दिया। शायद इसलिए वह मुझसे नाराज हो गई है। अब वह लौट आई है। यह सुनते ही प्रोफेसर के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने एलन के हाथ में एक कील चुभोई। एलन तुरंत चिल्लाई और उसका पूरा शरीर बिस्तर पर तड़पने लगा। एलन का शरीर हवा में उठने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। प्रोफेसर ने गंभीर आवाज में कहा, इस लड़की के अंदर एक शैतानी आत्मा है। यह सिर्फ एक बीमारी नहीं है। यह सुनकर फ्रेडरिक को गुस्सा आ गया और उसने कहा, यह सब बकवास है। आप इसे ठीक करने के बजाय अंधविश्वास फैला रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर शांत रहा। उसने फ्रेडरिक की ओर देखा और कहा, इस आत्मा ने एलन पर कब्जा उसकी अनुमति से किया है, लेकिन अब वह आत्मा इस पर हावी हो चुकी है। थॉमस अंततः अपने घर पहुंचता है। दूसरी ओर काउंट और लॉक का जहाज आखिरकार बंदरगाह पर आ पहुंचा। जैसे ही जहाज का दरवाजा खुला, उसमें से अनगिनत चूहे बाहर निकले और पूरे शहर में फैल गए, और उनके साथ प्लेग की भयानक बीमारी भी शहर में घुस आई। इस बीच नॉक, जो काउंट और लॉक का वफादार सेवक था, एक गार्ड को बेरहमी से मारकर जेल से भाग निकला। वह काउंट के आदेशों का पालन करते हुए उसे ग्रूनेवाल्ड मैनर तक ले गया। ऑरलॉक ने अपनी काली परछाई से शहर के घरों पर हमला करना शुरू किया। जहां जहां उसकी परछाई पड़ती, वहां लोगों की चीखें गूंज उठती। इस बीच प्रोफेसर फ्रेडरिक को समझाने की कोशिश कर रहा था। उसने फ्रेडरिक से कहा, यह सिर्फ चूहे नहीं हैं, यह काउंट ऑरलॉक की योजना है। वह एक नोस्फेरतु वैम्पायर है। वह इन चूहों के जरिए प्लेग फैलाकर इस पूरे शहर को तबाह करने आया है। लेकिन फ्रेडरिक ने इन बातों पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। गुस्से में प्रोफेसर ने फ्रेडरिक की ओर देखा और गंभीर आवाज में कहा, तुम जो देख रहे हो वह केवल शुरुआत है। काउंट और लॉक को मारना नामुमकिन है। अगर उसे नहीं रोका गया तो यह शहर बर्बाद हो जाएगा। रात के अंधेरे में जब शहर प्लेग और भय के साए में डूबा हुआ था, काउंट और लॉक चुपके से एलन के कमरे में आता है। उसने एलन से कहा, तुम्हारे अंदर जो आत्मा थी वह मेरी ही थी। वर्षों पहले मैंने तुम्हें अपना बनाया था, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया और अब एक इंसान से प्यार करने लगी हो। मैं तुम्हें वापस पाने आया हूं। ऑरलॉक ने एलन को बताया कि उसने धोखे से थॉमस को उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था जो उनकी शादी को अमान्य करता था। ऑरलॉक ने अपनी काली परछाई से एलन को जकड़ लिया और धमकी दी, अगर तुम 3 रातों के भीतर मेरे पास नहीं आई तो मैं इस पूरे शहर को और तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। लेकिन एलन डरने के बजाय उससे कहती है, मैं थॉमस से प्यार करती हूं। मेरा दिल और मेरी आत्मा अब उसकी है। एलन के इन शब्दों ने ऑरलॉक को क्रोधित कर दिया। उसने गुस्से में अपना हाथ हवा में लहराया और उसी पल एना को चूहों ने काट लिया। अन्ना तुरंत प्लेग का शिकार हो गई और उसकी हालत बिगड़ने लगी। यह सब देखकर फ्रेडरिक का धैर्य टूट गया। वह चिल्लाया, यह सब तुम्हारे कारण हो रहा है। अगर तुम यहां न होते तो हमारे परिवार पर यह तबाही न आती। उसने थॉमस और एलन को अपने घर से बाहर निकाल दिया। उधर प्रोफेसर, जो शहर में फैलती बीमारी और नोस्फेरतु के खौफ से चिंतित था, समाधान खोजने के लिए एक पुरानी लाइब्रेरी में गया। कई घंटों की मेहनत के बाद उसे एक किताब मिली। यह किताब नोस्फेरतु और वैम्पायर के रहस्यों पर आधारित थी। जब थॉमस और एलन घर लौटते हैं तो एलन खुद को और अधिक छिपा नहीं पाती।
उसने थॉमस को अपने अतीत की सारी सच्चाई बता दी। उसने स्वीकार किया कि बचपन में उसने एक आत्मा को बुलाया था जो असल में काउंट ऑरलॉक का हिस्सा थी। थॉमस, जो इस सच्चाई से स्तब्ध था, फिर भी अपनी पत्नी के प्रति अपने प्यार और वफादारी को कायम रखता है। इस बातचीत के बाद दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। दूसरी ओर प्रोफेसर ने नोसफेरतु को हराने का एकमात्र उपाय खोज निकाला। इसमें लिखा था कि नोसफेरतु को खत्म करना लगभग असंभव है, लेकिन एक निर्दोष स्त्री को अपनी जान की कुर्बानी देकर उसे पूरी रात तक अपने पास रोकना होगा। जैसे ही सूरज की पहली किरण नोसफेरतु पर पड़ेगी, वह भस्म हो जाएगा। इसी बीच ऑरलॉक ने अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देते हुए फ्रेडरिक के परिवार को निशाना बनाया। उसने दूसरी रात एना और उसके बच्चों को बेरहमी से मारकर बदला लिया। फ्रेडरिक, जो इस सदमे को सहन नहीं कर पाया, गहरे शोक में चला गया। एना की मौत के बाद प्रोफेसर ने एलन को अपनी योजना के बारे में बताया। उसने कहा, एलन को अपनी कुर्बानी देकर नोसफेरतु को रोकना होगा। यह एकमात्र तरीका है। अगर वह उसे पूरी रात तक अपने पास रोक सकती है, तो सूरज की पहली किरण उसे खत्म कर देगी। फ्रेडरिक ने खुद को अपनी पत्नी अन्ना के ताबूत में बंद कर लिया। प्लेग से ग्रसित चूहों के झुंड ने उसे घेर लिया और वो भी मारा जाता है। आखिरकार वह तीसरी रात आ गई। थॉमस और प्रोफेसर ने ऑरलॉक को खत्म करने का ठान लिया था। दोनों ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए काउंट के महल का रुख किया। महल में कदम रखते ही चारों ओर भयानक सन्नाटा और चूहों की आवाजें गूंज रही थीं। प्रोफेसर और थॉमस ने ऑरलॉक के ताबूत को ढूंढ निकाला, लेकिन जब उन्होंने उसे खोला तो उनके सामने काउंट की जगह उसका वफादार सेवक नॉक लेटा हुआ था। थॉमस और प्रोफेसर ने मिलकर उसे खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने महल के सभी ताबूत, जो चूहों और बीमारी के केंद्र थे, उन्हें आग के हवाले कर दिया। दूसरी ओर एलन ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला कर लिया था। एलन ने खुद को ऑरलॉक का ध्यान भटकाने के लिए अपने बेडरूम में बुलाया। जैसे ही ऑरलॉक उसके कमरे में पहुंचा, उसने अपनी आंखों में वही पुरानी चमक के साथ एलन को देखा और उसे सूरज निकलने तक अपने खून को पीने की अनुमति दी। ऑरलॉक उसकी बातों में आ गया और एलन का खून पीने में व्यस्त हो गया। जैसे ही भोर हुई और सूरज की पहली किरण खिड़की से कमरे में दाखिल हुई, ऑरलॉक चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन सूरज की रोशनी से बच नहीं सका। कुछ ही पलों में उसका शरीर भस्म हो गया और उसकी आत्मा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। थॉमस ने कमरे में आते ही एलन को मृत अवस्था में पाया। उसने थॉमस का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब शहर और तुम दोनों सुरक्षित हो। महल के जलने और ऑरलॉक के अंत के साथ चूहे और प्लेग दोनों खत्म हो गए। दोस्तों, मैं अकेले ही इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ ताकि आपको बेहतरीन कहानियाँ सुनाने का मौका मिले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके सपोर्ट से ही मैं नई और रोमांचक वीडियो ला सकती हूँ। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।